पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रभाव क्या था झारखंड में, झारखंड के लोगों ने किस तरह से 1857 का जो विद्रोह था उसमें भाग लिया और कैसे झारखंड के जो देवघर जिले के रोहिणी जो गांव है वहां से 1857 क्रांति का बिगुल बजकर पूरी तरह से पूरी झारखंड में फैलते हुए रांची, हजारीबाग, सिभू, पलामू ये सब जगहों पर फैलकर पूरी तरह से बढ़ा और कैसे अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाते हुए बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाकर क्रांति को दबाया। आज हम लोग इस वीडियो में इसी राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज को बढ़ाते हुए आगे के चरण को हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग नरमपंथी उदारवादी चरण जो कि 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है और जो क्रांतिकारी और झारखंड है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो चरण था क्रांतिकारी चरण वो भी हम लोग को देखेंगे जो कि आपका 1905 कह सकते हैं, 1905 के बाद से शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा है कि नरमपंथी उदारवादी चरण। तब आते ये नरमपंथी उदारवादी क्या है, आपको इस लेक्चर में दो तरह के चीज़ें देखने को मिलेगी। एक चीज़ जो है नरमपंथी या फिर उसको उदारवादी भी कहते हैं, दूसरा लोग जो क्रांतिकारी लोग थे। तो नरमपंथी उदारवादी वैसे पढ़े लिखे लोग थे जो ये विश्वास करते थे कि आंदोलन का जरिया या फिर अंग्रेजों से बात मनवाने का जरिया जो है वो पिटीशन जो हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सब तरीका से हम लोग अंग्रेजों से बात मनवा सकते हैं। मतलब जो ऑफिशियल जो रूल होता है, मतलब एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से रिक्वेस्ट करके हम लोग उससे बात मनवा सकते हैं। तो ये जो लोग थे वो हो गए नरमपंथी या उदारवादी। नरमपंथी हो गया और उदारवादी का मतलब जो प्रोग्रेस को सोचते हैं लेकिन वो आज एकाएक नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से जो बदलाव लाने की बात करते हैं वो कहलाते हैं उदारवादी। और जो क्रांतिकारी होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पिटीशन दे के बात को नहीं मनवाना है, बल्कि हम लोग एक तरह से अपने हक को मार झाड़ करके, मतलब एक तरह से हिंसा का इस्तेमाल करके जो हमारा अधिकार है उसको हम लोग छीन कर लेंगे। तो ये जो विचार वाले लोग हैं वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। तो क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत सारे जो हथियार हो गया वो हो गया बंदूक गोली का इस्तेमाल लड़ाई लड़कर, और नरमपंथियों का जो हथियार है वो एक तरह से अहिंसावादी हथियार था। तो ये मुख्य अंतर है दोनों के बीच में। चलिए हम लोग जानते हैं। तो झारखंड में जो उदारवादी चरण जो था राष्ट्रीय आंदोलन का वो 1885 से लेकर 1905 के बीच माना जाता है। ये काल जो है झारखंड में नरमपंथी या उदारवादी चरण था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1885 में दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसी के बाद से माना जाता है कि भारत की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। आप लोग कमेंट में लिख के बताना है कि ये जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा जो ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसका पहला जो मीटिंग था, पहला जो अधिवेशन कह सकते हैं, बैठक कहाँ हुआ था, कितने लोगों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये चार चीज़ें जो है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। हाँ, तो 1885 में एओयूएम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके बाद राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसका जो शुरुआत हो गई। इसका कमान जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस का नेतृत्व ये कह सकते हैं कि आंदोलन का जो शुरुआती चरण है वो किनके द्वारा किया गया, तो उदारवादियों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो शुरुआत में क्या था कि पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़े लिखे लोग होने की वजह से उनको ज्ञान था, नॉलेज था, वो अखबार वगैरह पढ़ते थे और जो अधिकारियों से मेल जोल रहता था, विदेश घुमा करते थे, विदेशों में देखते थे कि यहाँ पर तो अंग्रेज सामान्य स्थिति से लोगों का व्यवहार करती है, यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं है, लेकिन अपने देश में ऐसा है। तो इस तरह से बुद्धिजीवी लोग देखते थे, समझते थे और उनको लगता था कि नहीं, हमारे देश में कुछ ना कुछ गलत है। तो हम लोगों को भी जैसे उनके देश में कोई कुछ गलत हो रहा है तो जो प्रोसेस है, जो क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका या फिर विधायिका जो नीति है उसके अंतर्गत बदलाव लाकर पिटीशन फाइल करके मांग होता था। तो बुद्धिजीवी लोग वही
क्योंकि पढ़े लिखे थे तो वो लोग सिस्टम को समझते थे, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलाव चाहते थे। इसलिए वो जो आंदोलन में शुरू किया कि अपने देश के जो लोगों हैं उसमें जो अधिकार हो रहा है उनको भी मिलना चाहिए, और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो अपना जो हिसाब था उदारवादी चरण नरमपंथी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने बदलाव लाने के लिए अधिकार की मांग की शुरुआत कर दी। तो ये लोग जो नीति जो अपनाते थे उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, पहली बात ये लोग पढ़े लिखे थे तो अंग्रेजों का जो चीज़ है उसको समझते थे, और ये लोग जाकर जिस आम जनता उसको समझाने का प्रयास करते थे। तो उदारवादियों का ही एक तरह से बीज जो है वो जो जाकर क्रांतिकारियों ने फला फुलाया और आज़ादी दिलाने में मदद की। मतलब बीज जो डाला गया बुद्धिजीवियों के द्वारा ही, उन्होंने ही चीज़ों को समझकर आम जनताओं को या तो पैम्पलेट के द्वारा या फिर सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया, और आगे जाकर वो क्रांति का रूप लेकर जो आंदोलन है उसको लीड करके आज़ादी दिलाएं। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही झारखंड में भी जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी वो भी शुरू हो गई। कांग्रेस से बहुत सारे लोग, झारखंड के लोग जुड़े, और कांग्रेस के जो जितने भी अधिवेशन होते थे, वार्षिक अधिवेशन जो सामान्यतः दिसंबर में होते थे, तो उसमें झारखंड के बहुत सारे निवासी भाग लिया करते थे। जैसे उनमें से एक ताना भगत है, ताना भगत ने झारखंड के अंदर हुए बहुत सारे अधिवेशनों में भाग लिया, बाहर झारखंड के बाहर भी हुए अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया। तो ये था एक तरह से शॉर्ट में नरमपंथी उदारवादी चरण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी जो चरण है, क्रांतिकारी चरण झारखंड का स्थिति में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, क्रांतिकारियों का जो तरीका था वो नरमपंथियों की तुलना में अलग था। वो लोग अचानक बदलाव, हिंसा की मार्ग को ही भी अपनाते थे क्रांतिकारी लोग। देखिए ये चरण ज़्यादातर माना जाता है कि 1905 के बाद ही, लेकिन क्या स्थिति है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1912 को उस समय एक बंगाल, बिहार और जिसमें झारखंड भी शामिल था, वो बंगाल, बिहार, झारखंड एक प्रांत हुआ करता था। 1 अप्रैल 1912 को डिवाइड किया गया, बंगाल अलग और बिहार अलग, जिसमें झारखंड भी शामिल था। तो इस 1912 के इस डिवीज़न के बाद जो है बहुत सारा प्रभाव देखा गया। लेकिन जब ये दोनों एक था, बिहार बंगाल, तो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में, क्योंकि एक था, और जो क्रांतिकारी जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से गढ़ माना जाता है कि बंगाल ही गढ़ है, बंगाल से ही एक तरह से क्रांति की शुरुआत। क्योंकि उस समय सबसे पहली बात 2-3 बातें हैं जो कि ध्यान में रखने की बातें हैं, या कह सकते कारण है जिससे बंगाल में ही जो क्रांति का जो बीज देखा गया या शुरुआत देखा गया। एक कारण ये था कि पहली बात कि बंगाल एक तरह से बहुत ही समृद्ध प्रोविंस था उस टाइम। दूसरी बात जो कह सकते हैं अंग्रेजों का शुरुआती दौर जो बंगाल से ही प्रवेश हुआ। तीसरी बात, जो बंगाल के लोग थे वो अंग्रेज से या कह सकते हैं कि मिले जुले थे, और उनमें शिक्षा का प्रसार था। इस कारण से वो नीतियों को समझते थे और समझते थे कि अपना अधिकार क्या है। तो इन सब वजहों से बंगाल पर जो क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआती प्रभाव एक तरह से कह सकते हैं गढ़ माना जाता है। अब देखिए क्या है आगे। रांची में, झारखंड में ये जो आंदोलन है उसका प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि बिहार, झारखंड, बंगाल सब एक हुआ करता था। तो उस समय के जो बंगाल जो थे उसमें जो क्रांतिकारियों और जो नेता थे उनका आना जाना सब जगह लगा रहता था। तो इस वजह से पूरे क्षेत्र में आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा रहता था। उसमें से आप देखते हैं रांची का जो क्षेत्र था उसमें एक गणेश चंद्र घोष, ठीक है, जिसको हम लोग जीसी घोष भी कहते हैं, उन्होंने रांची में जो क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है वो गणेश चंद्र घोष के द्वारा किया जा रहा था। और इस क्षेत्र में रांची को एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। देखिए कैसे बंगाल के क्रांतिकारी हमेशा इस क्षेत्र में आया करते थे, यहाँ पर रुका करते थे। हावड़ा में स्थित जो बेलूर मठ है हावड़ा में जो स्थित, आपको कमेंट में बताना है लिखकर कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। तो बेलूर मठ का जो एक के थे सचिंद्र कुमार सेन जो है वो डोरांडा कहाँ है, डोरांडा रांची में, यहाँ पर आकर अपने पिता के साथ रुका करते थे।
बंगाल के क्रांतिकारी थे सचिंद्र कुमार सेन। उसके अलावा भी 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी जो है, उन्होंने गिरिडीह में जो खंबे हैं, गिरिडीह में बहुत सारे खंबे, वहाँ पर आवाज स्वाधीन भारत का पोस्टर चिपकाया। ये पोस्टर कहाँ से लाया गया था? तो बंगाल, ये गंगाल नहीं, बंगाल, ठीक है, बंगाल क्या जो 24 परगना था, बंगाल का 24 परगना, वहाँ से ये जो पर्चे हैं वो क्रिस्टो राय के द्वारा गिरिडीह में लाकर चिपकाए गए थे। तो कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो विस्तार कर सकते हैं केंद्र जो है झारखंड भी रहा। अब आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग के जो संत कोलम्बस कॉलेज है, वहाँ के छात्र हैं, वहाँ उसने भी जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। वहाँ के कुछ छात्र जो थे वो उन्होंने आंदोलन किया। देखिए क्या हुआ, तो छात्र क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए थे, इसका मतलब यही वो लोग भी क्रांति के में सहभागी थे। हुआ ये कि 14 नवंबर 1918 को राम विनोद नामक एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। यही बात है कि वो लोग क्रांतिकारियों से मिले हुए थे, क्रांतिकारियों के प्रभाव में थे, तो जो अंग्रेज को लगा कि ये भी क्रांतिकारियों में से, तो इन वजह से जो राम विनोद सिंह, उनको 14 नवंबर 1918 को गिरफ्तार कर लिया गया। और राम जो विनोद सिंह है, इनको कहा जाता था हजारीबाग का जतिन बाग। ये जतिन बाग के नाम से, हजारीबाग के जतिन बाग के नाम से परिचित थे और फेमस थे अपने जगह पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं, ये तो सामान्य बातें थी झारखंड के में जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें क्रांतिकारियों का जो प्रभाव। हम लोग पर्टिकुलर अभी जो देवघर में क्या स्थिति था, सिभू के में क्या स्थिति था और संथाल परगना में क्या स्थिति था उसको जानते हैं। तो देवघर के क्षेत्र में देखते क्या, देवघर में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था सवर्ण संघ नाम की एक संस्था का स्थापना किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप है उनका प्रसार करना, और उसमें से एक प्रमुख सदस्य थे बरिंद्र कुमार घोष। स्वर्ण संघ है उसका प्रमुख सदस्य थे बरिंद्र कुमार घोष। उसके बाद देवघर में एक स्थित थी सिलेरबाड़ी नामक एक मकान था। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी सीरीज में मैं वीडियो डालता हूँ उसमें जितने भी लाइन लिखा होता है वो यूं ही लिखा हुआ लाइन नहीं है, हर लाइन से 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको जो पर्टिकुलर जो वाक्य लिखा हुआ, लाइन लिखा है, उसको बढ़िया से लाइन बाय लाइन को समझना है और याद करना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही है। जैसे कि इससे प्रश्न के उदाहरण दे रहा हूँ कि देवघर में वो मकान की नाम, उस जगह का नाम क्या था, उस मकान का नाम क्या था जहाँ पर क्रांतिकारी बम बनाने का काम करते थे या फिर वहाँ पर अपने सहयोगों को क्रांतिकारी का प्रशिक्षण दिया करते थे। सिलेरबाड़ी नामक देवघर में वह मकान था जहाँ पर प्रशिक्षण दिया करते थे। और इसमें प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शांति कुमार बख्शी वो थे जो युवकों को देवघर में प्रशिक्षण दिया करते थे क्रांतिकारी हेतु। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिभू के क्षेत्र का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सिभू का जो क्षेत्र था वो भी क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह था, महत्वपूर्ण केंद्र था। जमशेदपुर का जो इलाका था वहाँ पर ढाका के फिर मेमन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी यहाँ पर आकर गुप्त रूप से प्रचार किया करते थे क्रांतिकारी विचारों का। उनमें से कुछ तो ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध विदेशी क्रांतिकारियों से रहा। फिर अगर टाटा कंपनी में नौकरी करने वाले जो दुर्गादास बनर्जी थे, उनका भी क्रांतिकारियों से बेहद गहरा संबंध था। उसके बाद अगर बात करें सत्यरंजन, उसके बाद मोहिनी मोहन राय, ये सब लोग थे जो दुर्गादास बनर्जी के सहयोगी थे। ये सब जो सत्यरंजन है और मोहिनी मोहन राय, ये सब क्रांतिकारी थे जो दुर्गादास बनर्जी के सहयोगी थे। उसके बाद सुरेंद्र कुमार राय, ये ढाका के निवासी थे, वही ढाका बांग्लादेश वाला ढाका, वहाँ के निवासी थे। वो कहाँ पर काम करते थे? जो टाटा कंपनी है वहाँ पर काम किया करते थे और वो भी सहयोग किया करते थे इन क्रांतिकारियों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है कि अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से छूटने के बाद, 1916 में अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से छूटने के बाद सुधांशु भूषण मुखर्जी थे, वो सिभू के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक गांव था जिनका नाम था सोनुआ गांव में आकर कुछ दिन तक वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद देखिए
फिर गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी जो कि कलकत्ता के निवासी थे, वो भी अपने भाई अमरनाथ मुखर्जी के साथ मिलकर इस क्षेत्र के जो युवा थे उनको क्रांति का पाठ पढ़ाया करते थे, क्रांतिकारियों का जो विचार है उसका प्रसार किया करते थे। जो गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी जो कलकत्ता में रहते थे वो अलग अलग देशों की यात्रा किए थे और वहाँ से वो जो क्रांतिकारी साहित्य है भारत भेजते थे, ताकि जो क्रांतिकारी विचार है अपने देश के लोगों में भी पनपे और वो आवाज़ उठाएं, खड़े हो अंग्रेज के खिलाफ और देश को जो अंग्रेजों के चुंगल में जो फंसा हुआ उससे आज़ाद कराया जाए। उसके बाद देखिए 1908 में किन्नन गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी GN मुखर्जी जो थे, मुखर्जी साहब 1908 में न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है वहां से जो स्पष्ट घोषणा करते हैं रक्त रंजित क्रांति। उन्होंने घोषणा किया कि भारत को आज़ादी किससे मिल सकता है? रक्त रंजित क्रांति। रक्त रंजित मतलब एक तरह से कह सकते हैं खून से सना हुआ क्रांति, मतलब हथियार जो क्रांति है, जो हथियारबद्ध क्रांति, उसी से हम लोग को आज़ादी मिल सकता है। इन्होंने गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से ये घोषणा करा था। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं संथाल परगना का क्षेत्र है, जैसे कि देवघर, शिरडी, मधुपुर, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी क्रांतिकारी लोग सक्रिय थे। संथाल परगना के क्षेत्र में जो है इस यहाँ के लोग जो है कांग्रेस के अंदर रहकर भी कार्य करते थे, बाहर रहकर भी कार्य करते थे। इसमें से बहुत सारे लोग उग्रवादी दल के सदस्य थे और जो क्रांतिकारी जो दल है और कह सकते हैं आपका जो नरम दल है जिसको कह सकते हैं लोग उदारवादी, यहाँ उग्रवादी नहीं उदारवादी होगा, तो उदारवादी दल वहाँ के भी सदस्य थे और क्रांतिकारी दल वहाँ के भी सदस्य थे, इन जगहों के क्षेत्रों के लोग। उसके राष्ट्रीय स्तर की जो कुछ क्रांतिकारियाँ थे वहाँ के लोग भी झारखंड में आकर आश्रय पाया करते थे, जैसे काकोरी कांड के प्रमुख जो व्यक्ति थे सफकुल्ला खां, उसके बाद कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष यानी PC घोष, ज्योति पंथ राय, वो भी कुछ दिन आकर इस क्षेत्र में छुपे रहे। झारखंड का जो क्षेत्र था क्रांतिकारियों का आंदोलन फलता फूलता रहा, 1931-32 के आसपास फला फूला, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह, ये दोनों मिलकर झारखंड के क्षेत्र में ये जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये था आज के इस वीडियो में नरमपंथी जो उदारवादी चरण था और जो क्रांतिकारी जो चरण था, ये दोनों का एक छोटा सा इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को समाहित किया गया इसमें है, इस दोनों पॉइंट में। आगे की वीडियो में जो हम लोग मौलाना आज़ाद जो रांची में नज़रबंद किए गए थे, फिर महात्मा गांधी का जो रांची प्रवास था वो जानेंगे, रॉल एक्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह के बहुत सारे बातें को हम लोग को अभी काफ़ी पढ़ना है झारखंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके परिप्रेक्ष्य में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इस आईडी को फॉलो करें, ट्विटर पे इस आईडी को फॉलो करें और टेलीग्राम के इस लिंक टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें कंटिन्यू जो लेक्चर की जो वीडियो है, PDF हो गया और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, ठीक है, चाहे JPSC UPSC या फिर कोई भी झारखंड स्टेट की जो परीक्षा है उससे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको डालता हूँ, उसका नोटिफिकेशन डालता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।